तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अब गैमेट होते क्या हैं? तो गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स formed by the meiotic division and takes part in reproduction। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल जो कि बने होते हैं मियोटिक डिवीजन से और वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। मियोटिक डिवीजन क्या होता है? मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 24 है। अब इसका जो डॉटर सेल्स होंगे इसमें इसमें भी 12 हो जाएगा, इसमें भी 12 हो जाएगा। तो ऐसे डिवीजन को बोला जाता है मियोटिक डिवीजन। फीमेल गैमेट को ओवम या एग बोला जाता है और मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में उसका मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म पूछेगा क्वेश्चन पेपर में तो क्या बोलेंगे आप? अ वैरायटी ऑफ प्लांट दैट हैव फ्लावर्स एंड हैव द एबिलिटी टू sexually reproduce। There are two types of angiosperm plants। फर्स्ट है यूनिसेक्सुअल प्लांट और दूसरा है बाइसेक्सुअल प्लांट। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है? द प्लांट्स दैट हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे प्लांट जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर फीमेल, दोनों नहीं, सिर्फ या तो मेल लगा या फीमेल लगा तब यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा वो। उसका एग्जांपल है बनाना। यूनिसेक्सुअल के भी दो पार्ट होते हैं। एक में जिसमें स्टेमन होता है उसको स्टेमिनेट बुलाता है और जिसमें सिर्फ पिस्टिल होता है उसको पिस्टिलेट प्लांट्स बुलाता है। बाइसेक्सुअल प्लांट पाते हैं प्लांट्स दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, दोनों उसी में एक साथ प्रेजेंट हो। तो उसका एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड भी इसका एग्जांपल होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसका हम एग्जांपल है हिबिस्कस का। तो इसमें ये जो अपर पार्ट है ये वाले, ये जो ऐसे बना है, इसका अपर पार्ट जो है ये होता है स्टिग्मा। ये मिडल वाला जो ट्यूब दिख रहा है ये है स्टाइल, और जो सर्कुलर दिख रहा है ये कंप्लीट इसके फिगर को बुलाता है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वही सब होते हैं ओव्यूल्स, और इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर पे जो कि सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर से बाई लोब ऐसे बना है। तो जो ये ऊपर वाला है ये है एंथर, और जो स्ट्रेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर और फिलामेंट मिल के बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको स्टेमन बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर मेल मेल गैमेट बनता है और इन तीनों को मिला के बुलाता है पिस्टिल। ये जो कलरफुल होते हैं कलरफुल पार्ट फ्लावर के उसको पेटल बुलाता है, जिससे कि ये इसलिए होता है प्रेजेंट जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होके आए और फिर पॉलिनेशन में पार्ट लें। और ये जो होता है ग्रीन कलर का लीफ टाइप का वो सेपल होता है और इसके नीचे जो बेस होता है इसको रिसेप्टेकल बुलाता है, जिससे पूरा फ्लावर स्टैंड होता है। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले से गैमेटोजेनेसिस हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो एंथर के अंदर मैं जैसे आप लोग को बता चुका हूँ कि एंथर के अंदर मेल गैमेट बन चुका है और फिर ओवरी के अंदर एंथर एंथर के अंदर जो है वो मेल गैमेट बन चुका है, गैमेटोजेनेसिस हो चुका है। और जो ओवरी है ओवरी के अंदर जो डॉट्स हैं इसके अंदर पहले से ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस ही होता है जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोग का। और इसके बाद आता है पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो वो प्रोसेस जो उसमें पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन में टेक पार्ट करते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में उसको बोला था पॉलिनेटर्स। द
way through which the pollen grains transferred from anther to stigma. The means through which the pollen grains transfer from anther to the stigma are known as pollinator. Pollinator जैसे कि एयर भी होता है पॉलिनेटर, इंसेक्ट्स होते हैं आपके पॉलिनेटर्स, वाटर भी पॉलिनेटर्स में आता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला आता है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर उसको ऑटोगेमी बोला जाता है, और दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगेमी भी बोला जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, when pollen grains transfer from anther to the stigma of the same or another flower of same plant। जब pollen grains, एरर है थोड़ा सा यहाँ पे, जब pollen grains ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, सेम फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो, बस प्लांट सेम होना चाहिए, ऑफ सेम प्लांट। हम लोग किसमें ये ध्यान देना रहता है सेल्फ पॉलिनेशन में, और सेम प्लांट है और उसी के फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन हो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। चाहे वो सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जाए या फिर सेम दूसरे फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, बस प्लांट सेम होना चाहिए। अब क्रॉस पॉलिनेशन पे आते हैं। when pollen grains transfer from anther to the stigma of another flower of another plant of same species। जब pollen grains किसी फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, वो भी दूसरे प्लांट के, तो और स्पीसीज जो हो उस प्लांट्स की सेम हो तो उसको क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो फ्लावर रहेंगे, अब इसके फ्लावर्स दो प्लांट रहेंगे, इसके फ्लावर के एंथर से इसके स्टिग्मा तक वो जो ट्रांसफर होगा, फ्लावर इसमें दो रहेंगे, याद रखना है बस, टू फ्लावर रहेंगे, दो अंदर अंदर प्लांट रहेंगे, अंदर प्लांट, अंदर प्लांट्स जब जब आ गया तो रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो ये एक स्ट्रक्चर है पॉलिन ग्रेन का जो कि एंथर में बना होता है। इसका सबसे जो अपर लेयर होता है उसको बुलाता है एक्साइन, जो कि सब बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है और इसको ब्रेक होने में कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। उसका आता है इंटाइन, उसका आता है इंटाइन। इंटाइन जो होता है एक्साइन के बाद वाला लेयर होता है, ये इतना हार्ड नहीं होता है लेकिन फिर भी ये पैक करके रखा रहता है अंदर के सब्सटेंसेस को। इसका आता है जनरेटिव सेल्स। तो जनरेटिव सेल जो है बाद में आगे चल के ब्रेक होगा मियोटिक डिवीजन से फिर से, और फिर उसके अंदर से ब्रेक होने के बाद दो स्पर्म सेल ये बनाएगा, दो स्पर्म सेल बनाएगा आगे चल के। फिर उसका आता है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो है आगे चल कर के जब ये लैंड हो जाएगा स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन, तो यही पॉलिन ट्यूब बनाता है। मान लीजिए कोई ओवरी पिस्टिल है, तो इस पे जब एंथर जब यहाँ लैंड हो, पॉलिन ग्रेन जब लैंड हो गया तो फिर यहाँ से ये बनाता है ट्यूब, लाइक इस ट्यूब बनाता है जो कि जाके मिलता है ओवरी से। तो इस ट्यूब को बनाता है वेजिटेटिव सेल ही, और वो बनाता है इस जर्म पोल के थ्रू, जर्म पोल के रास्ते ही ये निकलता है, यहाँ से ट्यूब निकलता है ऐसे, फिर आगे जाके वो मिल जाता है ओवरी में। इसीलिए यहाँ पे एक्साइन की लेयर नहीं होती है क्योंकि बहुत टफ होती है, उसको ये ब्रेक नहीं कर पाता और आगे चल के पॉलिन ट्यूब नहीं बना पाता। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। तो भी ओव्यूल ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये उसके अंदर का है, ये उन डॉट्स का रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकल। अब उस ओव्यूल के अंदर होता क्या है, ओव्यूल में सबसे पहले तो वॉल होती है, उसकी लेयरिंग होती है, उसको बुलाता है मेगास्पोर वॉल। फिर उसके बाद उसमें एक साइड के पोल्स पे थ्री सेल्स होती हैं जिसको बुलाता है एंटीपोडल सेल। और फिर यहाँ पे जो बीच माइक्रोपाइल, हाँ यहीं से जो पॉलन ट्यूब आएगा, जब पॉलन ट्यूब आएगा वहाँ स्टाइल्स होते हुए तो वो इसी रास्ते एंटर करेगा, यहीं माइक्रोपाइल में ही एंटर करेगा, माइक्रोपाइल के रास्ते, और वो ओव्यूल के अंदर हो जाएगा। और फिर ओव्यूल के अंदर आते ही उसका इसके साथ ये फीमेल गैमेट है रेड कलर वाला, तो यहाँ पे उसका जो है फ्यूजन होगा फीमेल गैमेट से एक स्पर्म, क्योंकि जो जनरेटिव सेल था वो दो स्पर्म बनाया था तो उसका एक स्पर्म जो है फीमेल गैमेट साथ हो गया फ्यूजन, और फिर एक स्पर्म जो है आगे जाकर के ये पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ जाके फ्यूजन हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म सेल विद द फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ अनदर स्पर्म सेल विद द पोलर न्यूक्लियाई इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है जब स्पर्म सेल एक स्पर्म सेल आके फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और दूसरा स्पर्म सेल आकर के
पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। जब स्पर्म सेल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो बनाता है जाइगोट, फिर आगे चल को एम्ब्रियो बनाएगा और फिर एम्ब्रियो से आगे प्लांट बन जाएगा जर्मिनेट होकर के। और दूसरा स्पर्म सेल जो होता है वो जब पोलर न्यूक्लियाई जब होता है फ्यूज तो बनाता है इंडोस्पर्म, जो कि आगे चल जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। तो प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको सिनगेमी भी बुलाता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, उसको बुलाता है फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी। स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले पॉलिन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पे आएगा, पॉलिनेशन होगा, लैंड होगा स्टिग्मा पे वो। उसका वेजिटेटिव सेल जो है फॉर्म करेगा पॉलिन ट्यूब। बताया जैसे आप लोग को कि वो जम पोल के रास्ते ही पॉलिन ट्यूब बनाएगा वेजिटेटिव सेल। फिर जेनेटिव सेल जो है टू मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा मियोटिक डिवीजन से, और फिर वो स्टाइल के थ्रू पॉलिन ट्यूब जो बना है स्टाइल के अंदर उसके रास्ते वो ओवरी तक पहुंच जाएगा। फिर मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से और पोलर न्यूक्लियाइड से फ्यूज करेगा। और इस प्रोसेस को, इस फ्यूजन को बुलाता है डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसका मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट, अब उसके बाद जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट डिवाइड करते रहेगा अपने आप को, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा और वो कहलाएगा फिर एम्ब्रियो। द ग्रुप the zygote keeps on dividing itself and forms a group of cell and known as embryo। फिर ओव्यूल जो है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ओवरी के अंदर था स्मॉल स्मॉल ओव्यूल जो थे जिसके अंदर प्रेजेंट था फीमेल गैमेट, एंटीपोडल सेल जो बन गए थे पोलर न्यूक्लियस स्पर्म मिल करके, वो सब सीड्स बन जाएंगे आगे चल के। और जो पूरी ओवरी रहेगी ना, जो राइपेंड ओवरी रहेगी, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल डेवलप्ड स्टफ कोटिंग नोन एज सीड कोट। जो ओव्यूल के ऊपर मेगास्पोर वॉल थी, ओके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ चल के। जो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर वॉल थी ये आगे चल करके कोटिंग बना लेगा, हार्ड कोटिंग, और वही कहलाएगा सीड कोट। उसके बाद द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल श्रिवल एंड फॉल ऑफ। जब ओवरी फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल सीड बन जाएगा, सीड कोट वगैरह आ जाएगा उस पे, इस ओव्यूल के अंदर, तब फिर अपने आप जो बाकी के पार्ट्स रहेंगे फ्लावर के वो अपने आप गिर जाएंगे और फ्रूट खाली बचा रहेगा। और फिर आगे जब फ्रूट भी जब ज्यादा राइपन हो जाएगा तो भी पेड़ से गिर जाता, जैसा हम लोग जानते हैं वो तो। उसके बाद आता है जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें जो एम्ब्रियो होता है, जो डिवाइडेड जाइगोट होता है, डिवाइडेड जाइगोट, वो जब सीडलिंग में बन जाता है, जब सीड बन जाता है अप्रोप्रिएट कंडीशन में, तो उसी को बुलाता है जर्मिनेशन। पार्ट्स ऑफ डाइकॉट सीड। ये एक सीड है, ओव्यूल है बेसिकली ये तो। अब इसका पार्ट्स हम इसमें देख रहे हैं। तो जो बताया था हम आप लोगों को, जैसे कि जाइगोट जो होता है, जो फ्यूज्ड मेल और फीमेल गैमेट होता है, वो डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाता है। तो एक्चुअली में जो पूरा है वो एम्ब्रियो ही है। और फिर जो बीच वाला लाइन होती है यहाँ पे ना, इसको बुलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बुलाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और फिर इसके ऊपर ये जो सर्कुलर दिख रहा है इसको कॉटिलेडन बुलाता है, जो कि फूड स्टोर किया जाता है। ये सर्कुलर वाला जो दिख रहा है दोनों, एक कॉटिलेडन होता है। ये जो होता है, जो ग्रोइंग प्लांट है, जो सीडलिंग है, जो ग्रो हो रहा है प्लांट, उसको फूड प्रोवाइड कराता है। और फिर ये ऊपर वाला जो पार्ट बनता है उसको प्लूम्यूल बुलाता है, जो कि आगे चल के सूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह में। और नीचे वाला पार्ट रेडिकल कहलाता है, जो कि आगे चल के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीड कोट पहले से थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले से आता है प्यूबर्टी। The period during adolescence when the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature। तो वो एज होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जैसे जानते हैं हम लोग टीन एजिंग को बोलते हैं। जब 12-13 ईयर से 18 to 19 ईयर्स के बीच के पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंट पीरियड। उस पीरियड में जब बॉडी ग्रोथ का जो जनरल ग्रोथ है, हाइट वगैरह, फैटनेस वगैरह जो
स्लो हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने लगते हैं, तो उसी को बुलाता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के बाद चेंजेस क्या आते हैं, तो कॉमन चेंजेस होती हैं जो बोथ मेल और फीमेल में आती हैं। थिक एयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। थिक हेयर ग्रोथ होने लगते हैं आर्मपिट वगैरह और जेनिटल एरिया में भी। थिनर हेयर ग्रोथ ऑन लेग्स एंड आर्म। पतले पतले रोए निकलने लगते हैं पैर और हाथ पे। और द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। और हम लोग की स्किन जो होती है, जो टीन एजर्स की होती है, जो प्यूबर्टी में होती है, वो स्किन जो होती है ऑयली होने लगती है और सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीशन अपना करने लगता है, जिससे कि मोस्टली अधिकतर पिंपल्स वगैरह सब निकलने लगते हैं टीनेजर्स को। अब चेंजेस इन ओनली इन बॉयज, तो ऐसे चेंजेस पड़ने जा रहे हैं जो सिर्फ बॉयज में होते हैं। तो क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, जो मुस्टैच वगैरह आ जाती हैं, बियर्ड आता है, वो सिर्फ बॉयज में आता है। वॉइस बिकम होर्स, वॉइस जो होती है वो क्रैक हो जाती है, भारी हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो ओकेजनली इनलार्जमेंट होने लगते हैं, ओकेजनली रह रह के अपने आप इंक्रीज हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है। चेंजेस ओनली इन गर्ल्स, ब्रीस्ट साइज बिगन टू इंक्रीज डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स। जो ब्रीस्ट साइज होता है वो बढ़ जाता है गर्ल्स में, begins to menstruate और menstruation स्टार्ट होता है। All the above changes are known as secondary sexual characters. They develop during puberty. जो सारे चेंजेस ऊपर जो हम बताए, मेंशन जो हमने किया, उसको बुलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि प्यूबर्टी के बाद सिर्फ डेवलप होती है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हम लोग का, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर आया है, और फिर ये अपना टेस्टिस है, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है जहाँ से स्पर्म वगैरह बनता है हम लोग का, और मेल सेक्स हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो यहाँ पे इंटेंगल्ड दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ से बनता है स्पर्म और फिर यहाँ पे जाके बाद में स्टोर होते हैं, मैच्योर होता है। उसके बाद ये ट्यूब जो है वास डिफरेंस है, यहाँ से स्पर्म जो है एपिडिडाइमस से कैरी होके यहाँ तक आता है। फिर यहाँ सेमिनल वेसाइकल है, जो कि अपनी फ्लूइड को यहाँ पे सिक्रीट करता है, जो मिक्स होता है इसके साथ, स्पर्म के साथ जाकर के, फिर आगे चल प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ सारे फ्लूइड मिक्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से यूरिन भी आता है, और फिर साथ में ये यूरिन का भी कॉमन पैसेज आता है, और फिर साथ ही साथ स्पर्म का भी। तो जो यूरेथ्रा होता है हम लोग का, वो कॉमन पैसेज होता है सीमेन का भी और यूरिन का भी। तो सीमेन बेसिकली वो होता है जब स्पर्म सारे ग्लैंड्स के फ्लूइड्स के साथ मिल जाता है, सेक्रेशंस के साथ मिल जाता है, तो उसको सीमेन कलेक्टिवली बुलाता है। तो ये टेस्टिस, ये एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर यूरेथ्रा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार डायग्राम, क्योंकि इसकी डायग्राम आने की उम्मीद रहती है एग्जाम्स में। अब फंक्शन हम लोग जान लेते हैं प्राइमरी ऑर्गन मेल में। प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस, जो कि प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मेल गैमेट स्पर्म। स्पर्म जो होता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर से स्पर्म बनता है। और टेस्टिस के अंदर लेडिकल सेल नाम की सेल्स होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। अब एक्सेसरी डक्ट देख लीजिए। हाँ, एक्सेसरी डक्ट मैं आप लोग को बताना भूल गया, पिछला स्लाइड में बता दे रहा हूँ चल के। ये जो वास डिफरेंस एक डक्ट तो ये हो गया, ये वास डिफरेंस एक डक्ट हो गया। उसका जब सेमिनल वेसाइकल से लेकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक आएंगे, तो ये जो है ये ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे जो स्टोर हुआ था इसको एपिडिडाइमिस बोलेंगे। फिर यहाँ से जब निकलेगा तो ये हो कहलाएगा वास डिफरेंस। और जब सेमिनल वेसाइकल से प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में आएगा, जब कलेक्ट कर लेगा दोनों का फ्लूइड, तो इस एरिया को बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद आगे चल के यूरेथ्रा हो जाएगा, तो यूरेथ्रा डक्ट में नहीं आता है, वो सिर्फ कॉमन पैसेज है। तो हम लोग के 3 डक्ट होते हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। एनसीईआरटी में सिर्फ वॉइस डिफरेंस के बारे में शायद दिया है, देख लेना तुम लोग। एपिडिडाइमिस जो होता है स्टोर करता है स्पर्म को और फिर मैच्योर भी वही करता है स्पर्म। वॉइस डिफरेंस कैरी करता है स्पर्म को सेमिनल वेसाइकल तक का एपिडिडाइमिस से। इजैकुलेटरी कैरी करता है सीमेन को यूरेथ्रा से।
एपिड्यूरल डक्ट जो होता है कैरीज द सीमेन टू द यूरेथ्रा आफ्टर मिक्सिंग ऑफ स्पर्म विद द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड। एजेकुलेटरी डक्ट जो होता है सीमेन को कैरी करता है सिक्रीशन, सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन के मिक्स होने के बाद से। इसका आता है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहला होता है सेमिनल वेसाइकल, जो कि वन पेयर होता है, दो प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसाइकल, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, उसको न्यूट्रिशन वगैरह देता है, नरिशमेंट करता है, और फिर वो 60% पूरे सीमेन का वॉल्यूम होल्ड करता है। जो पूरा टोटल सीमेन उसमें 60% सिर्फ सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि यूरेथ्रा जब निकलता है, जो कि जब यहाँ जब यूरेथ्रा यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में जब पाइप निकलती है ये, तो जो यहाँ पे जो ग्लैंड ये दिख रहा है, यही है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये थोड़ा काफी बिगर इन साइज होता है कंपेरेटिवली अदर ग्लैंड से। इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करता है अल्कलिनिटी, ये अल्कलाइन करता है मीडियम को, जिससे कि हम लोग के जो जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर जो यूरिन रहता है तो उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, तो एसिडिक मीडियम होता है जिसमें स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है अल्कलिनिटी करता है, जिससे अल्कलाइन मीडियम वहां जाके फिर वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, तो अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। और 25% जो है पूरे सीमेन का होल्ड करता है वो। और वो डेवलपमेंट फ्लैजुलम, स्पर्म का जो फ्लैजुलम होता है उसको डेवलपमेंट करता है, उसका भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि यूरेथ्रा के दोनों साइड लगा होता है, वो भी वन पेयर होता है, जो कि लुब्रिकेशन हेल्प करता है, और 5% सीमेन का वो भी होल्ड करता है। उसका आता है एक्सेसरी ऑर्गन। तो पहला ऑर्गन हम लोग का यूरेथ्रा है, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और स्क्रोटम है। स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, आउटसाइड लाई करता है, और वो प्रोवाइड करता है कम टेम्परेचर, जिससे कि स्पर्म जो है प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि प्रोड्यूस सीमेन स्पर्म प्रोडक्शन को बॉडी से 2 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर की नीड होती है, जो कि स्क्रोटम प्रोवाइड कराता है उसको। सीमेन सीमेन क्या होता है, स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड इज नोन एज सीमेन। स्पर्म ग्लैंड्स के सिक्रीशन के साथ सीमेन कहलाता है। सीमेन में क्या होता है, 10% स्पर्म होता है, 60% सेमिनल वेसाइकल, 25% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, और 5% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। अब हम लोग आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। When a girl child takes birth, she have millions of immature ovum, and when she reaches the age of puberty, only 20-30,000 ovum remains alive. जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके अंदर पहले से ही इमेच्योर ओवम होते हैं, जो कि मिलियंस के नंबर में होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक एज पे पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ 20-30,000 ओवम्स बचे रह जाते हैं। जो इमेच्योर ओवम होता है उसको कहा जाता है फॉलिकल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें देखिए क्या होता है, ओवरी होता है, जिसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और फीमेल गैमेट एग या फिर ओवम जो होता है प्रोड्यूस होता है। बस फैलोपियन ट्यूब होता है, जो कि कैरी करता है ओवरी को आगे फॉरवर्ड, कैरी करता है उसको ओवम को ओवरी में से, और फिर यहीं पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन भी होता है। फिर उसके बाद ये आता है ओपन होता है यूटेरस में। यूटेरस जो मदर वॉर्म भी इसको बुलाता है, यहाँ पे बेबी डेवलप करता है, वो एम्ब्रियो से बेबी में कन्वर्ट होता है। फिर एक कर्विक्स है, जो कि नैरो पैसेज होता है वैगिना और यूटेरस के बीच में, और वैगिना है जहाँ से स्पर्म एंटर करता है फीमेल में। प्राइमरी ऑर्गन ओवरी होता है, जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी प्रोड्यूस करता है। एक्सेसरी डक्ट फॉलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट बुलाते, जिसको हम बता चुके हैं पीछे, जिसको जो साइड फॉर फर्टिलाइजेशन होता है और कैरीज करता है ओवम को ओवरीज से। एक्सेसरी ग्लैंड, तो फीमेल्स में सिर्फ एक ग्लैंड होती है, बार्थोलिन। मेरे अकॉर्डिंग ये तो शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होगा, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, इसमें बार्थोलिन सिर्फ होता है फीमेल में, एक्सेसरी ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बस इसका ही काम है सिर्फ लुब्रिकेट करना। एक्सेसरी ऑर्गन्स, तो इसमें यूटेरस होता है, जिसको मदर वॉम्ब बुलाता है, जिसमें साइड पर इम्प्लांटेशन होता है। जो एम्ब्रियो जब बन जाता है, जाइगोट जब बन जाता है, फिर वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है फैलोपियन ट्यूब में। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे आके स्टक हो जाता है यूटेरस के वॉल में, और उसी को बुलाता है इम्प्लांटेशन, और यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद एम्ब्रियो यहीं पे डेवलप होता है,
फिर वैगिना आता है जो कि पैसेज होता है स्पर्म को एंटर करने के लिए, और वुल्वा एक होता है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वुल्वा के बाहर का जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है उसको बुलाता है वुल्वा। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन बोथ मेल एंड फीमेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर गैमेट्स बनते हैं उसे गैमेटोजेनेसिस बुलाता है। गैमेट्स आर द स्पेशल सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दे आर फॉर्म बाय द मियोटिक डिवीजन एंड आल्सो नोन एज जर्म सेल्स। इनको जर्म सेल्स बुलाता है, और जैसे पहले बता चुके हैं मियोटिक डिवीजन से बनते हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसका होता है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट्स बन जाते हैं फिर कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म होता है फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है। फिर जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और वो ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब दोनों का, ये फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि अंदर यहाँ पे उधर से ये वैगिना के रास्ते स्पर्म आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे पहले से ही ओवम निकला रहेगा ओवरी के थ्रू। यहाँ पे जब स्पर्म आएगा तो यहाँ पे फ्यूजन होगा दोनों का। यहाँ पे था ओवम और यहाँ पे स्पर्म आया, फिर यहाँ पे फ्यूजन होगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा और जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट डिवाइड होगा, 2 सेल स्टेज में यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे भी 2 सेल स्टेज ही है, उसके बाद 4 सेल स्टेज हो गया, 16 सेल स्टेज हो गया। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट मतलब जब बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ बहुत ज्यादा सेल्स हो जाएंगे जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तब उस स्टेज को बुलाता है ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ये एम्ब्रियो आया, और फिर एम्ब्रियो आने के बाद यहाँ पे स्टक हो गया इस वॉल में। इस वॉल को बुलाता है एंडोमेट्रियम वॉल। जो इनर वॉल होती है यूटेरस की उसको बुलाता है एंडोमेट्रियम वॉल। जो कि और इसी प्रोसेस बुलाता है इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो इम्बेड्स इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो एम्ब्रियो होता है आके चिपक जाता है, स्टक हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल यूटेरस के, उसी को इम्प्लांटेशन बुलाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे एक टिश्यू आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फिर वो टिश्यू काम रहेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करना इसको, फिर इसके एक्सक्रीशन में काम करता है, न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करता है, और उसी को बुलाता है प्लेसेंटा। इसका आता है इम्प्लांटेशन। Implantation, the process in which the zygote embeds into the inner wall of endometrium is known as implantation. After implantation, a tissue develops in endometrium wall of uterus known as placenta. That provides nutrition to the growing embryo and also serves in excretion. जो इम्प्लांटेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जाइगोट आकर के इनर वॉल एंडोमेट्रियम में यूटेरस के इम्बेड हो जाता है, चिपक जाता है, और उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में एक टिश्यू डेवलप होता है एंडोमेट्रियम वॉल में जिसको प्लासेंटा बुलाता है, जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और उसके एक्सक्रीशन में भी वही काम करता है, जो एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेस होते हैं उसको वहीं से उसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। फिर पार्चुरेशन, द प्रोसेस इन विच द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन। जब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है, और डेवलप होता है मैच्योर बेबी में, और इस पीरियड को बुलाता है गेस्टेशन पीरियड। द प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मैच्योर बेबी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है जिसको प्रेगनेंसी पीरियड बुलाता है, लेकिन इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में गेस्टेशन पीरियड ही बुलाता है। फिर इसके बाद पार्चुरेशन होता है जिसमें बेबी जो होता है मदर्स के वूम के मदर के बॉडी से बाहर आता है, वर्ल्ड में आता है ये, या फिर उसी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं बच्चा पैदा हो रहा है तो उसी पार्चुरेशन बुलाता है। फिर स्टेजेस ऑफ जर्म सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेजेस जर्म सेल कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। द फ्यूज्ड मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज जाइगोट। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ एंड फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है उस वो डिवाइड कर लेता है और फिर ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है तो उसको बुलाता है एम्ब्रियो। फिर फीटस, इम्प्लांटेशन जब हो जाता है उस एम्ब्रियो का तो 3 महीने बाद जब हम लोग बॉडी के पार्ट्स बेबी का डिफाइन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको फीटस बुलाता है। व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग जो है
फर्टिलाइज नहीं हुआ फेलोपियन ट्यूब में, क्या हुआ, अगर मौके पे स्पर्म पहुंचा ही नहीं वहां पे, तो आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, then after the 14 days from ovulation, the endometrium wall of uterus gets ruptured itself and come out of the vagina along with mucus, and this process is known as menstruation. एग के रिलीज होने के बाद ओवरी में से, और हाँ ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को कि जो हर मंथ में सिर्फ एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है। अब चाहे वो लेफ्ट वाली ओवरीज निकले चाहे राइट ओवरीज निकले, लेकिन एक मंथ में सिर्फ एक ओवरी निकलता है फीमेल में। और ह्यूमंस मेल में जो होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म हमेशा बनते रहते हैं। अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब वहां पे स्पर्म नहीं पहुंचा, तो 14 दिन बाद, हाँ, और जो प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी से ओवम रिलीज होता है उसको बुलाता है ओव्यूलेशन, उसको बुलाता है ओव्यूलेशन। 14 दिन बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है और वहाँ स्पर्म नहीं पहुंचता है, जाइगोट नहीं बनता है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, तो और जब ओव्यूलेशन जब होता है तो उसी के साथ ही साथ इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूटेरस की, वो भी खुद को प्रिपेयर करने लगती है जाइगोट एम्ब्रियो को कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, तो इसलिए वो स्पॉन्जी हो जाती है और काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इंडो अगर जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो जो स्पॉन्जीनेस होता है, जो फूल जाता, जो पूरा सॉलिड इंडोमेट्रियम वॉल होता है, वो म्यूकस के साथ वो रप्चर्ड होगा पहले यूटेरस में, और फिर म्यूकस के साथ वेगिना से बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को बुलाता है मेंस्ट्रुएशन। इसी प्रोसेस को बुलाता है मेंस्ट्रुएशन। जब ओवरी से ओवम रिलीज हो गया और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जो इंडोमेट्रियम वॉल रहेगी जो कि खुद को प्रिपेयर की रहेगी इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो म्यूकस और इंडोमेट्रियम वॉल जो रहेगी स्वेलन वाली, वो वेगिना के थ्रू बाहर आ जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन एज मेनआर्क, इट ऑकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको मेनार्क बुलाता है, और ये प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12 to 13 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको मेनोपॉज बुलाता है। इट ऑकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 50 ईयर्स। मेनोपॉज जो होता है आखिरी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो कि 45 से 50 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स दैट द कपल दैट आर इन्वॉल्विंग इन द कॉपुलेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी सेक्सुअली, फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये होता है कि जो कपल्स इन्वॉल्व हैं कॉपुलेशन में, वो सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली मैच्योर होने चाहिए, और उनके पास इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि जब बेबी आए तो फिर उसको उसके डेवलपमेंट में उसके खर्चे को वो उठा सकें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Diseases that are transmitted by the sexual intercourse are known as sexual transmitted diseases। तो डिसीजेज जो कॉपुलेशन के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, स्प्रेड होती हैं, उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज बुलाता है, एसटीडीज। तो पहला जो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस होता है, रेट्रोवायरस एचआईवी वायरस होता है, ये वायरल डिजीज है। फिर जेनिटल वार्ड्स होता है, वो भी वायरल डिजीज है। सिफिलीज और गोनोरिया दोनों बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, और यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट कर सकता है एसटीडीज से। फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बहुत ही मस्त होती है आज के समय में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और फिर जो महंगाई वही बहुत तेज बढ़ती जा रही है। द मिनिमम गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी मस्ट बी ऑफ 3 ईयर्स। कम से कम 3 ईयर होना चाहिए मिनिमम गैप प्रेगनेंसी में। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कपल हैव मस्ट सेटिस्फाई द इकोनॉमिक कंडीशन। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किसी कपल के, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ताकि उनके बच्चों का, जो बेबीज होने वाली हैं, उनके डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। Methods that are used to prevent unwanted pregnancy are known as contraceptive methods। वो methods जो कि unwanted pregnancy को रोकने के लिए हेल्प जो होते हैं यूज किया तो उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बुलाता है। तो पहला मेथड आता है मैकेनिकल बैरियर, जो कि मैकेनिकल फिजिकल यूज होता है। उसमें पहला आता है कॉन्डम, फिर दूसरा कर्विकल सर्वाइकल कैप। जो कॉन्डम होते हैं मेल्स के थ्रू यूज किया जाता है, और सर्वाइकल कैप फीमेल के थ्रू। फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आईयूसीडी। जो आईयूसीडीज होती हैं उनको फीमेल के वैगिना में डाला जाता है, जिससे कि इरिटेशन वगैरह हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें पहला है कॉपर टी और दूसरा लूप है। उसके बाद केमिकल मेथड, जो कि फीमेल्स द्वारा यूज किया जाता है, ये ओरल पिल्स होती हैं। बेसिकली ये गोली होती हैं ओरल पिल्स, जो कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर सकती हैं, और इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसका सर्जिकल मेथड होता है, जो कि वैसेक्टॉमी।
मेल्स में होता है, और सर्जिकल मेथड जो होता है ये परमानेंट होता है, बाकी ये सब जो होता है, बाकी ये सब जो होता है वो टेम्परेरी होता है, और सर्जिकल मेथड जो होता है परमानेंट मेथड होते हैं। वैसेक्टॉमी मेल में होती है, इसमें वैस डिफरेंस को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म आगे ना जा सके और फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ट्यूबेक्टॉमी में वुमेन के ओविडक्ट को या फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर ओवरीएक्टॉमी में फीमेल्स के ओवरीज को निकाल दिया जाता है, तो ओवरी में जब ओवम बनेगा नहीं, जब ओवरी नहीं रहेगा तो ओवम बनेगा नहीं, ओवम बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फिर कैस्ट्रेशन होता है मेल्स में, जिसमें टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, और तो जब टेस्टिस नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं फॉर्म होगा, स्पर्म नहीं फॉर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन उसमें भी नहीं होगा। So thank you for this session.